नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो कानपुर से ये बड़ी खबर, बीजेपी नेता और उसके समर्थकों ने हिस्ट्री शीटर को पुलिस से छुड़ाया। बता दें, बीजेपी नेता नारायण भदौरिया ने मनोज सिंह को जीप से छुड़ाकर भगाया है। 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को भगाया गया। बता दें, नारायण भदौरिया और उसके साथियों की ये करतूत वीडियो वायरल हो रहा है। इसका बता दें, अपराधी राज बल्लभ पांडे, विकास तिवारी, धीरू शर्मा की पहचान हुई है। फिलहाल ये वीडियो भी आप देख रहे हैं जो लगातार वायरल हो रहा है। रॉबिन सक्सेना, बाबा ठाकुर, रॉकी की पहचान हुई है। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह पर 34 मुकदमे दर्ज है। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जीप से छुड़ाया गया हिस्ट्री शीटर को। देखिए, नारायण भदौरिया पर भी लखनऊ के एक मामले में कुर्की के आदेश हैं और 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। वीडियो वायरल होने से पहले पुलिस के आला अधिकारी बचने का प्रयास कर रहे थे। बीजेपी नेताओं के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई करने से बचने की कोशिश करते नजर आए थे। पुलिस की किरकिरी के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। देर रात एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। 7 अपराधियों को फिलहाल चिन्हित कर लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से हिस्ट्री शीटर को जीप से बाहर निकाला गया, उसको छुड़ाया गया वहां से। तो कानपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये उस हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर। आज थाना नौबस्ता की टीम द्वारा एक हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह पुत्र मलिक सिंह निवासी थाना बर्रा को हिरासत में लिया गया। इस अभियुक्त के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं। यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। इस संबंध में थाना नौबस्ता पर ही 420/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। कई सारी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस इस घटना के संबंध में प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है व आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और संवाददाता सूरज पांडे कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। सूरज, ये मामला जब सामने आया है तो बीजेपी के संबंधित जो नेता हैं और तमाम जो 8 अपराधी चिन्हित किए गए, एक की गिरफ्तारी हुई, क्यों कार्रवाई से अलग हो रहे ये पुलिसकर्मी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र के उस्मानपुर इलाके का है, जहां पर कल भाजपा का जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया का बर्थडे पार्टी हो रही थी। वहां पर ये हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह पहुंचा था शामिल होने के लिए। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस ने छापेमारी कर इसको दबोच लिया और उसको जीप में बैठा लिया। जिसके बाद नारायण सिंह भदौरिया के हौसले इतने बुलंद थे और सत्ता का नशा इतना सर पर चढ़कर बोल रहा था कि वो अपने साथियों के साथ पहुंचा और जबरन पुलिस की जीप से हिस्ट्री शीटर को उतरवा कर वहां से भगा दिया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद हम लोग पुलिस के पास ही पहुंचे। पुलिस के आला अधिकारी सत्ता दल के नेताओं के ऊपर कुछ ही बोलने को तैयार नहीं थे। पूरी तरीके से पुलिस नतमस्तक नजर आ रही थी। जिसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ और टीवी चैनलों पर खबर चली है, वहीं न्यूज वन इंडिया ने भी इसको प्रमुखता से उठाया है। जिसके बाद कानपुर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले पर 7 लोगों को चिन्हित किया है। जिसके बाद 7 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें बनाकर रवाना कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह रही कि नारायण सिंह भदौरिया खुलेआम इस वीडियो में साफ तौर पर पुलिस के ऊपर रौब झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बात और बता दूं कि जिस तरीके से न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को कई बार प्रसारित किया और जनता के बीच में हकीकत को लेकर गई है, उसको देखते हुए कानपुर की दक्षिण जिला अध्यक्ष वीना रिया पटेल ने नारायण सिंह भदौरिया जो कि जिला मंत्री है, इसको निष्कासित कर दिया है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि आगे अब पार्टी में जो भी इसमें 3 लोगों की कमेटी गठित की गई है और इस पूरे मामले को 3 लोग कमेटी में भेजा जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, अन्य भी जो लोग नारायण सिंह भदौरिया के साथ नजर आ रहे हैं, अगर वो पार्टी कार्यकर्ता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी सूरज, ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि जो नेता हैं, बीजेपी नेता, उनका और ये मनोज सिंह के साथ क्या संबंध है जो इस तरीके की हरकत सारे लोग मौजूद और जीप से बाहर निकालने की इतनी बड़ी कोशिश की गई है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपराधियों के कमर को तोड़ने के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखे हैं, उसी तरीके से कानपुर का ये हिस्ट्री सीटर मनोज सिंह, जिसके ऊपर 34 से भी ज्यादा हत्या, लूट, चोरी और समेत बलात्कार जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और कई थानों से ये हिस्ट्री सीटर भी है। उसके बावजूद इसके ऊपर पुलिस हाथ डालने से बचती है, क्योंकि इसके ऊपर राजनीतिक नेताओं का हस्तक्षेप रहता है, आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से भाजपा के सत्ता दल के नेताओं का इसके ऊपर हाथ है, ये वीडियो साफ तौर पर बयां कर रहा है कि जिस तरीके से पुलिस की जीप से सारी पुलिस के इकबाल को जहां पर योगी जी बुलंद करने में लगे हैं, वहीं भाजपा के ही नेताओं ने इस पर पूरी खिल्ली उड़ाकर रख दी और खुलेआम पुलिस की जीप से एक बदमाश को उतार कर भगा दिया। जी ठीक है। और जिस तरीके से अगर हम कार्रवाई को लेकर बात करें, आपने कहा भाजपा नेता को निष्कासित कर दिया गया, और क्या जो 7 अपराधी चिन्हित किए गए हैं उनके लिए किस तरीके के सुराग लग रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कई टीमें पुलिस की बनाकर रवाना कर दी गई हैं। कानपुर की डीसीपी दक्षिण रवीना त्यागी ने इस पर जानकारी दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 टीमें बनाकर जो अन्य 7 आरोपी हैं जो फरार हैं और अन्य भी जो वीडियो में लोग नजर आ रहे हैं, उनके फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि जो भी लोग इनको जानते हैं वो पुलिस को सूचित करें, उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। सबसे बड़ी अभी की खबर बता दें तो नारायण सिंह भदौरिया, जो कि लखनऊ से भी एक गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज है और उसमें इसके मकान की कुर्की के भी आदेश हैं, मगर उसके बावजूद भी पुलिस ने इसके ऊपर हाथ नहीं डाला था। जी ठीक है सूरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और वहीं अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। शराब तो बीजेपी नेता नारायण सिंह, जिन्होंने 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को जीप से छुड़ाया। तो 8 अपराधी बता दे, 1 को गिरफ्तार किया गया, 7 को चिन्हित किया गया है। और कानपुर से खबर, हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने का जो मामला सामने आया है, बीजेपी ने नारायण सिंह को निष्कासित कर दिया। नारायण सिंह पर हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने का आरोप था। इसको लेकर बीजेपी ने यह बड़ा कदम उठाया और निष्कासित कर दिया है पार्टी से। तो बीजेपी नेता नारायण सिंह समेत 8 लोग और थे। फिलहाल 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला नहीं रुक रहा है। शराब पीने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। शराब पीने से फिर से 22 लोग बीमार हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को बेहोश मिले लोग, आनन फानन में सभी को जेएन मेडिकल कॉलेज लाया गया है। अज्ञात ट्रक में शराब की पेटियां लाकर नहर में फेंकी गई थी। नहर से शराब निकालकर मजदूरों ने इस शराब का सेवन किया। बता दें, शराब पीने वाले ये लोग ईंट भट्टे पर काम करते थे। जवा थाना क्षेत्र के रोहेरा गांव का ये मामला है। तो अपराधियों को अब पुलिस का डर सता रहा है। कल देर शाम थाना जवा क्षेत्र अंतर्गत एक यहाँ पर रोहेरा गांव है और इससे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ये नहर है जो मेरे पीछे है। और यहाँ से एक सूचना प्राप्त हुई कि इस गांव से कि यहाँ पे जो ईंट भट्टे वाले हैं इनकी तबीयत खराब हुई है और इन्होंने शराब का सेवन किया है। वहाँ पर जब इनसे पूछा गया तो इन्हीं का एक साथी है राजू, उसको इस जगह पर कुछ पेटियाँ दिखाई दी जो संभवतः यहाँ पर जो फेंकी गई हैं और जो उसने यहाँ से जो पेटी में से सामान निकाला है उसको उसने जाके अपने ईंट भट्टे वालों को बांट दिया, जिसे पी करके उन लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हुई और उसके बाद उनको अस्पताल भर्ती कराया गया। हाल फिलहाल में जो 2-3 दिन में पुलिस द्वारा जो दबिशें दी गई हैं उसमें और जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी मिल करके जो यहाँ पे अभियान चलाया गया है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि जो अपराधी है या जिसने इसको स्टोर किया था, कहीं पर भंडारण किया था, उसने इस जगह पे इस सामान को डंप करके यहाँ से वो अपना यहाँ से डंप। और अब अलीगढ़ शराब कांड पर आबकारी अधिकारियों पर कई सवाल उठ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कौन से वो सवाल हैं।
आबकारी अफसर धीरज कुमार की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है? प्रशासन की तरफ से कब होगी ठोस कार्रवाई? कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ट्यूबवेल गिराने का दिखावा आखिर क्यों? मुख्य आरोपी ऋषि अब तक पुलिस की गिरफ्त से क्यों दूर है? अब भी जारी है अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला। ये तो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब तक प्रशासन की तरफ से नहीं आए। और खबर ग्रेटर नोएडा से दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। परचून की दुकान पर गांजा और भांग बेचने की सूचना मिली थी। सूचना पर चाचली गांव में पहुंची थी पुलिस की टीम और आरोपियों ने एसआई कपिल देव और आरक्षी पर हमला किया। जेवर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। परचून की दुकान में गांजा और भांग बेचने की जो सूचना मिली थी उसी की जांच करने पुलिस पहुंची थी। फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब पुलिस पहुंची है और वहां पर लोग मौजूद। एसआई और आरक्षी पर हमला किया गया है। तो ये खबर ग्रेटर नोएडा से आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआई और आरक्षी पर हमला किया गया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों घायल हुए। जेवर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। सूचना जो मिली थी कि परचून की दुकान में भांग और गांजा बेचा जा रहा है। दबिश देने के लिए पुलिस की टीम गई थी और उसी दौरान पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया है। संवाददाता ललित पंडित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के। ललित, ये जो मामला सामने आया है, पुलिस की टीम गई वहां पर और लोगों ने हमला कर दिया। कितने आरोपी हैं और किनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो पुलिस टीम के द्वारा जानकारी मुहैया कराई गई है कि बीते दिन पुलिस की एक टीम एक गाँव में चचूला गाँव में जेवर क्षेत्र के चचूला गाँव में दबिश मारने गया। यहाँ पर पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि वहाँ पर गांजा तस्कर गांजा बेच रहे हैं। जैसे ही पुलिस टीम वहाँ पहुंचती है तुरंत वहाँ पर जो ग्रामीण इकट्ठा हो जाते हैं पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर काफी चोट भी आती है और उसके बाद में एक जो आरक्षी है उसकी वर्दी फाड़ दी जाती है, जिसका बाद पुलिस टीम के द्वारा वापस आकर के लगभग 9 लोगों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। कई गंभीर धाराओं में यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। आईपीसी की धारा 147, 149, 332, 353, 323, 506, 427 में यहाँ पर जो मुकदमा जेवर पुलिस के द्वारा दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है, आखिर इतनी हिम्मत कहां से आई? और ये जो सूचना मिली थी जो परचून की दुकान पर गांजा और भांग, ये सच थी? क्या कुछ बरामदगी भी हुई है? यहाँ पर पुलिस टीम के द्वारा बताया गया कि जैसे ही पुलिस टीम वहां पर पहुंचती तो पुलिस के मुखबिर ने उनको सूचना दी कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो गांजा बेच रहा है। पुलिस टीम जाकर के उससे उसकी तलाशी लेना शुरू ही करती है कि उसके द्वारा शोर मचाना शुरू कर दिया जाता है। तो गांव की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है। लगभग 9 से 10 लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं जिनके द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां सभी में डर व्याप्त हो जाता है और जिसके चलते पुलिस टीम भी अपनी कार्रवाई पूरी नहीं कर पाती है। तो अभी तक जो बरामदगी की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस टीम के द्वारा कोई बरामदगी तो यहाँ पर पुलिस टीम को नहीं हो पाई है, लेकिन इससे इतर जो जानकारी है वो जानकारी कहीं ना कहीं अपने आप में स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है कि जब पुलिस टीम उनके पास पहुंचते है तो पुलिस टीम पर हमला करना अपने आप में एक आपराधिक कृत्य है। तो गांजे की तस्करी को छुपाने के लिए उनके द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया और अब यहाँ पर वो पहले तो गांजे के तस्कर थे, अब उनके ऊपर पुलिस के ऊपर हमला करने का भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर इटावा से। गोली लगने से घायल हुआ है युवक और उसकी मौत हो चुकी है। बता दें 2 दिन पहले अज्ञात हमलावरों ने युवक को गोली मारी थी। गुस्साए लोगों ने बरेली ग्वालियर राजमार्ग पर जाम लगाया है। युवक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजन नाराज हैं। बड़पुरा थाना क्षेत्र का मामला है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। परिजनों में काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। बता दें 2 दिन पहले अज्ञात हमलावरों ने युवक को गोली मारी थी और गुस्साए लोगों ने बरेली ग्वालियर राजमार्ग पर जाम लगाया है। ये देखिए शव रखकर जाम लगाया गया है। हालांकि पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया हुआ है और परिजन भी वहां मौजूद हैं। साफ कारण ये है कि हमको 45-50 घंटे हो चुके, कोई नहीं मिला। बच्चा हमारा गोली से मारा। वो एसओ साहब ने हमें 3 दफे हमको गुमराह किया, लाठी डंडों से रोका। वो एसओ साहब सारी बात जानते किसने मारा क्या हकीकत है।
आखिर आपके हिसाब से पुलिस ने क्या कार्रवाई अभी तक नहीं की है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई अरेस्टिंग हो पाई है? कोई अरेस्ट नहीं। मैंने साफ कारण ये है कि हमको 45-50 घंटे हो चुके, कोई नहीं मिला। बच्चा हमारा गोली से मारा। और अयोध्या से खबर, विकास प्राधिकरण की तरफ से सीएम योगी के सामने एक विजन डॉक्यूमेंट रखा गया है। बता दें, विजन डॉक्यूमेंट पर सीएम योगी की सहमत जल्द सारी परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो और साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि परियोजनाओं में प्रमुख रूप से मेन स्पाइन रोड का निर्माण होना, सुग्रीव किला से श्री राम मंदिर मार्ग का निर्माण होना, श्रृंगार हाट से राम मंदिर का जो मार्ग है उसका निर्माण होना, अयोध्या से निकले पंचकोशी परिक्रमा मार्ग को डेवलप करना, हवाई अड्डा की शुरुआत को लेकर भी अधिकारियों की चर्चा। सीएम योगी से अधिकारियों ने ये चर्चा की है। तो एआई ने रेलवे स्टेशन टर्मिनल बिल्डिंग के फेज 1 का टेंडर भी जारी किया। जुलाई के अंत तक टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो विकास प्राधिकरण ने विजन डॉक्यूमेंट रखा है और सीएम योगी के सामने जब ये विजन डॉक्यूमेंट रखा गया तो सीएम योगी ने उस पर सहमति जताई है। और वहीं यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं पर आज फैसला हो सकता है। आज सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की बैठक हो सकती है। बता दें, यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द हो सकती है। सीबीएसई की परीक्षा रद्द होने के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर इसकी सराहना की और फैसले को ठीक बताया है। बता दें आपको कि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं जब रद्द हुई तो उसी के तर्ज पर तमाम राज्यों के बोर्ड फैसला ले रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया, उसी की तर्ज पर अब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द हो सकती है। तो यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं पर आज फैसला हो सकता है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बैठक और यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द होने के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर इसको सही बताया। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द हो सकती हैं। सीबीएसई बोर्ड की जैसे कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और आपको बता दें उत्तराखंड बोर्ड की भी परीक्षाएं रद्द हो चुकी है। इसके बाद फिलहाल यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को देखा जा रहा है, कयास लगाया जा रहे हैं कि रद्द हो सकती है। और आलोक मालवीय संवाददाता हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। आलोक, ये जो फैसला सुना जा रहा है कि ऐसा फैसला लिया जा सकता है यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो, फिलहाल बोर्ड की तरफ से किस तरीके के जो चिन्ह सामने आ रहे हैं, अगर हम बात करें किस तरीके की बातें सामने आ रही हैं? ये देखिए, यूपी बोर्ड अपनी परीक्षाएं तैयारी कर रहा था कि पूरी तरह से हम जुलाई में इस परीक्षाओं को आयोजित करेंगे। जो डिप्टी सीएम है उन्होंने भी कहा था कि हम परीक्षाएं अपनी लेंगे, लेकिन इसके बाद जब पीएम मोदी ने इस बात की तस्दीक की कि सभी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं, तो उसको लेकर यूपी बोर्ड के अधिकारियों ने भी कयास लगाना शुरू किया कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो इस वर्ष नहीं ली जाएंगी, क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और इसके बाद अब इंटर की परीक्षाओं को भी रद्द किए जाना तय माना जा रहा है। तो 26 लाख जो परीक्षार्थी हैं वह 100% प्रमोट हो जाएंगे। इसके साथ ये पहला मौका होगा जब 100% रिजल्ट यूपी बोर्ड का निकलेगा। 26 लाख परीक्षार्थी एक साथ पास होंगे और एक भी परीक्षार्थी फेल नहीं होगा कोमल। तो ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि एक बार में ही 100% रिजल्ट यूपी बोर्ड ने दिया है। जब से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई हैं तब से 2013 में ही 98% रिजल्ट आया था, उसके आगे रिजल्ट नहीं बढ़ पा रहा था। और कोमल, अब मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना काल के कारण अब ये रिजल्ट 100% दर्शाया जाएगा और सारे छात्र छात्राएं पास हो जाएंगे और प्रमोट कर दिए जाएंगे। जी कोमल। ठीक, एक दूसरी तरफ है कुछ अन्य तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड की तरफ से जुलाई में परीक्षाएं कराई जाएं यदि परीक्षाएं रद्द नहीं होती हैं, और जुलाई में यदि परीक्षाएं कराई जाती हैं तो आधी समय अवधि कर दी जाएगी, 1.5 घंटे की परीक्षा होगी और 10 में से 3 सवाल ही दिए जाएंगे। कितना कुछ इसमें सच है?
जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इस बात के संकेत दिए थे कि हम परीक्षाएं जरूर लेंगे और जो हमारे परीक्षाएं हैं वो पूरी नियमित तरीके से होंगी, लेकिन उसमें समय अवधि कम दी जाएगी और इसके साथ ही प्रश्न भी कम रहेंगे। इसको लेकर यूपी बोर्ड में पूरी तरह से तैयारी चल रही है। गोपनीय विभाग में प्रश्न पत्र भी बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद की परीक्षाएं हम जल्द लिए जा सकें। सारे बच्चों से फॉर्म भरवाए जा चुके हैं और इस वर्ष 23,000 ज्यादा बच्चों ने पिछले वर्ष की अपेक्षा फॉर्म भरे हैं। तो कुल मिलाकर 26 लाख परीक्षार्थी जो है इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं देते, लेकिन अब कोरोना की वजह से जो ये त्रासदी आई है तो इस परीक्षा का जो है समयावधि कम करने की बात की गई थी। इसके बाद अब बातें निकलकर सामने आई है कि परीक्षा निरस्त की जा सकती है। तो कोमल, जो छात्र छात्राएं हैं वो आश्वस्त हो रहे हैं कि हमें परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन यूपी बोर्ड अपनी तैयारी पूरी कर चुका है कि हम परीक्षा अगर आदेश आता है तो ले सकें। तो इस बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक करेंगे और बैठक करने के साथ ही इस बात का आज खुलासा हो जाएगा कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। जी कोमल। ठीक, आलोक ये भी जानेंगे क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं जब रद्द हुई, पीएम मोदी ने बैठक में फैसला लिया, उसके बाद उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं जो 12वीं की वो भी रद्द कर दी गई और वहां एक ऑप्शन भी रखा गया है, यदि कोई छात्र परीक्षा देना चाहता है तो परीक्षा दे सकता है। क्या कुछ ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है? ये देखिए, ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बैठक चल रही है टीम 11 की, उस बैठक के बाद ही तय होगा कि किस तरह से बैठक में चीजें निकलकर सामने आती हैं। अभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है और लखनऊ में जब बैठक संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद बातें निकलकर सामने आएंगी कि इस परीक्षा के बारे में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने क्या निर्णय लिया है। क्योंकि यूपी बोर्ड एशिया की सबसे बड़ी बोर्ड है और सबसे ज्यादा परीक्षार्थी इस बोर्ड में सम्मिलित होते हैं और परीक्षा देते हैं। इस बात को लेकर अब सभी की निगाहें लखनऊ की ओर है, सारे परीक्षार्थियों की। ठीक है आलोक, बने रहिए आप हमारे साथ। और लगातार यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि परीक्षाएं रद्द भी हो सकती है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि परीक्षाएं हो सकती हैं समय अवधि कम करके। फिलहाल हमारे साथ लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं क्योंकि बैठक के बारे में जानकारी हमें वहीं से मिलेगी। अश्विनी, जो कयास लगाए जा रहे हैं सीएम योगी और डिप्टी सीएम की बैठक के बारे में, कब ये बैठक होगी और क्या कुछ लग रहा है? बिल्कुल, आपको बता दो टीम 9 की बैठक हो रही थी, टीम 9 की बैठक समाप्त हो चुकी है। उसके बाद ऐसी जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं दिनेश शर्मा, दोनों लोग बैठक के लिए बैठक करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें क्या कुछ होगा आपसे कुछ देर में कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखा गया सीबीएसई और आईएससीसी के बोर्ड के एग्जाम्स जो 10th के थे वो सस्पेंड किए गए। उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर भी दबाव आ गया था कि सस्पेंड करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि जो छात्र हैं वो छात्र हित पहले सर्वोपरि है, उसको ध्यान रखना है, जिसको लेकर के जो केंद्र सरकार ने जो सीबीएसई और आईसीएसई की बोर्ड के एग्जाम थे वो कैंसिल किए थे। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो 10th के जो एग्जाम थे वो पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। लेकिन अब है जो मुख्यमंत्री ने 29 मई को पहले कहा था कि जो एग्जाम है जुलाई के दूसरे सप्ताह में हो सकते हैं 12th के, इस दौरान जो है जो उसका फॉर्मेट है वो छोटा किया जाएगा। जो पहले 3 घंटे का एग्जाम होता था वो 1.5 घंटे में होगा। साथ ही साथ 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें छात्र जो होगा उसको 3 क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा। पहले तो ये कहा गया, लेकिन जैसे ही सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हुआ उसके बाद सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बनने लगा। वही दूसरी ओर अभिभावक मांग कर रहे थे कि सुरक्षा और शिक्षा दोनों का ध्यान रखा जाए, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रमोट करने की जो तरकीब थी उसको अपनाया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई की अगर तुलना करें यूपी बोर्ड से तो उनके पास एक पूरा डाटा होता है। डाटा इस प्रकार होता है कि उनके प्री बोर्ड्स होते हैं उनका पूरा डेटा रखते हैं वो लोग, साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका डेटा रखा जाता है, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनका डाटा रखा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उसके पास इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं होती है, जिससे कहीं ना कहीं प्रमोट करने में दिक्कत आती है। क्योंकि पहले देखा कि जब 10th का एग्जाम पोस्टपोन किया गया, बढ़ाया गया या खत्म किया गया, उसके बाद ये हुआ कि एक समिति बनाई जो किस तरह से प्रमोट करना छात्रों को, इसको लेकर के बैठक की गई, इसमें विचार किया गया। अब ये देखना होगा 12th के जो एग्जाम अगर कैंसिल होते हैं, आपसे कुछ देर में इसका कंफर्मेशन हो जाएगा शायद संभवतः
तो किस तरह से उनको प्रमोट किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड, उसके पास इस तरह का कोई डेटा नहीं है जो आसानी से प्रमोट हो सके छात्र। वही 10th की बात करें, 10th के जो प्रमोट करने को लेकर के जो बोर्ड है उसने तमाम जो स्कूल्स हैं उनसे डेटा मांगा है कि जो प्री एग्जाम हुए हैं उनका जो मंथली एग्जाम होते हैं उनका डेटा उनको उपलब्ध कराया जाए। जी ठीक है, लगातार ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम अगर बात कर रहे हैं 12वीं की यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर, तो सीबीएसई बोर्ड की जो 12वीं की परीक्षाएं रद्द की गई, उसके बाद कई राज्यों में और भी चीजें सामने हैं। उत्तराखंड बोर्ड की अगर हम बात करें तो वहां परीक्षाएं रद्द भी की गई और एक ऑप्शन भी रखा गया कि छात्रों को अगर परीक्षाएं देनी है तो परीक्षाएं दे सकते हैं। अश्विनी, आपसे जानेंगे क्या ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? अश्विनी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद अश्विनी से संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ आलोक मालवीय लगातार प्रयागराज से बने हुए हैं। आलोक, कयास कई तरीके के लगाए जा रहे हैं, अब बैठक के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि क्या कुछ सामने आएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की जब 12वीं की परीक्षाएं रद्द हुई तो एक दबाव तो बना ही है। अश्विनी ने जैसे कि कहा, एक दबाव तो बना ही है। अब बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, साथ ही अभिभावकों की भी जो चिंता है, उसको देखकर काफी कुछ सामने आने वाला है। आलोक, के उन्होंने ये बातें साफ कर दी थी कि जैसा दिशा निर्देश हमें मिलेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। उनको भी दिशा निर्देश पेपर बनाने के लिए मिला था और उन्होंने पेपर का काम लगभग कंप्लीट कर लिया है और उनका कहना है कि पेपर हम कंप्लीट करके रखे रहेंगे। अगर शासनादेश जारी होता है तो हम यूपी बोर्ड का जो परीक्षाएं हैं वो लेंगे। लेकिन जो अभिभावक हैं उनके अंदर एक डर है कि इतनी बड़ी संख्या में कोरोना से लोगों की डेथ हुई और यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें काफी भारी संख्या में छात्र छात्राएं ग्रामीण इलाकों से आते हैं, इसके अलावा शहर के भी रहते हैं। तो कुल 26 लाख परीक्षार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षाएं देने वाले थे। तो इनको लेकर सुरक्षा और संरक्षा के इंतजाम किस तरह से यूपी बोर्ड कर पाएगा, इस बारे में विशेष पर जो है वो अभिभावकों के ऊपर था, जिस बात को लेकर वो मांग कर रहे थे कि परीक्षाएं रद्द की जाए। आलोक और अश्विनी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होंगी या फिर जुलाई में वो परीक्षाएं कराई जाएंगी, फिलहाल बैठक के बाद स्पष्ट हो जाएगा। पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा